Hello students, I'm Ruby Mangla, Assistant Professor of Commerce. I'm from Government PG College for Women, Sector 14, Panchkula. Through this video, we will learn the most important topic of business law, that is valid contract and its elements. So before going to the topic, first of all we will see what is the meaning of contract. कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जनरली जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली वी से अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, कि दो पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट है। बट ये डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली और क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाती है। सो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ डेफिनेशंस रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट पहले देखें। तो अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस कराती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट की फुल फ्लेज्ड डेफिनेशन या मीनिंग क्या है। Contract has been defined by various experts and intellectuals. Contract has been also defined in the Indian Contract Act. So first of all, we will see the definition of contract given under Indian Contract Act. According to Section 2, subsection H, contract is an agreement which is enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। सालमन हमारे एक एक्सपर्ट्स हुए हैं मर्केंटाइल लॉ के, वो क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज़। कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज़ के बीच में ऑब्लिगेशंस, जिम्मेवारी क्रिएट करता है और उन ऑब्लिगेशंस को डिफाइन भी करता है। तो इन डेफिनेशंस के बाद ये बेसिकली क्लियर हो जाता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट की दो मेन फीचर्स हैं। देयर आर टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। दीज टू फीचर्स आर, फर्स्ट वन फीचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। दूसरी जो फीचर है दैट इज़ द एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़, इसका क्या मतलब है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टीज़ के बीच में। बिना एग्रीमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो पहली चीज़ क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी मेन फीचर क्या है स्टूडेंट्स? द एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कि एग्रीमेंट जो भी दो पार्टीज़ के बीच में बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, दैट एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये है कि उस एग्रीमेंट को अगर कोई भी पार्टी पूरा नहीं करती है देन द अनदर वन पार्टी हैज़ अ ऑप्शन टू गो टू द कोर्ट, कि वो उस एग्रीमेंट को एप्लीकेबल करा सकते हैं। एक एग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्सेबल तभी होगा जब वो एग्रीमेंट कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस पार्टीज़ के ऊपर क्रिएट करेगा। अगर जो आपका एग्रीमेंट है वो वैलिड ग्राउंड्स पे, लीगल ग्राउंड्स पे बेस्ड है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है पार्टीज़ के बीच में, ओनली देन द एग्रीमेंट इज़ इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। So these are the two main characteristics of a contract. Now we will study the next topic, which is contract versus agreement, or we can say what's the difference between the two. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. This is the very important line. This is the very important definition, we can say. This is very important statement.
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. This statement is true. If we examine this statement critically, then it is clear to all, or will be clear to all of you students, that all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. But before going through the statement, first of all, we will discuss what is agreement, what is contract. As we have already done this in the earlier video, what is an agreement and what is a contract. An agreement is a proposal and its acceptance. And what is a contract? Contract is an agreement which is enforceable by the law. तो बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं: एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन एंड इट्स इन्फोर्सिबिलिटी बाय द लॉ. अगर कोई भी एग्रीमेंट है, अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है तो ही वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज इट विल बी ओनली एन एग्रीमेंट. तो अब हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, सो दैट इट इज़ क्लियर टू ऑल. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स. ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब एग्रीमेंट हैं. तो देखिए, आप सबको पता है, अभी हमने किया है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या. कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे पास एक एग्रीमेंट होगा. बिना एग्रीमेंट के तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता. लाइक देयर इज़ अ सेइंग विच सेज वेयर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ फायर, because without fire there can be no smoke. Similarly, we can also say whenever there is contract there is always an agreement, because without an agreement there can be no contract. So just like a fire is giving birth to smoke, in the same way an agreement is giving birth to a contract. So we can say जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब सबसे पहले एग्रीमेंट हैं. अगर वो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. बट all contracts will remain always an agreement first of all. After that they will become a contract if they are enforceable by law and if agreements create contractual obligation between the parties. For example, A जो है वो B को अपनी कार बेचने के लिए प्रपोजल दे रहा है 2 लाख रुपए में. B ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया एंड B इज़ रेडी टू पे ₹2 लाख टू A. तो यहाँ पे A अपनी कार दे रहा है B को और B उसको पैसे दे रहा है. सो दिस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन A एंड B. This agreement is creating the legal obligations between the two. A will give the car to B and B will give some money to A. So this is a contract between the two. Next statement is agreements are not contracts. All agreements are not contracts. अभी हमने हाफ स्टेटमेंट को क्लियर किया, दैट इज all contracts are agreements. अब हम देखेंगे all agreements are not contracts. देखिए, एग्रीमेंट जो है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट तभी बोलेंगे जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा. तो सारे एग्रीमेंट्स जो हैं दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट लीगल. सो एग्रीमेंट का जो स्कोप है एक्चुअली दैट इज़ वेरी वाइड. एग्रीमेंट एक मॉरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए अगर बी को चाय के लिए इनवाइट कर रहा है और बी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा है, बट बी इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद भी टाइम पे चाय के लिए नहीं पहुंचता, तो इस केस में जो ए है वो ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता, बिकॉज ये जो एग्रीमेंट था चाय वाला, इट इज़ जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट.
यहाँ पे दोनों के बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई है. दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. तो जो एग्रीमेंट्स हैं दे हैज़ अ मच वाइडर स्कोप देन ए कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट कोई भी हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, बिकॉज एग्रीमेंट्स कैन बी मोरल, सोशल, कल्चरल एंड सोशल एज वेल. So we can conclude and say all agreements are not contracts. There is a case regarding this. Let's study the case. That is very famous case, Balfour versus Mrs. Balfour. यहाँ पे दो पार्टी हैं, बैल्फोर, मिस्टर बैल्फोर एंड अनदर वन इज़ हिज वाइफ मिसिस बैल्फोर. मिस्टर बैल्फोर जो हैं वो श्रीलंका में जॉब करते थे. एक बार वो ब्रिटेन आए अपनी वाइफ को लाने के लिए अपने साथ. मिसिस बैल्फोर उनके साथ नहीं जा सकी क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो इसके बाद मिस्टर बैल्फोर ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो हर मंथ उनको 30 पाउंड्स भेज देंगे और वो वापस श्रीलंका आ गए. बट उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि वो हर महीने 30 पाउंड्स सेंड करेंगे अपनी वाइफ को, वो उन्होंने नहीं किया और उनकी वाइफ ने उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. देन इस केस में जो जस्टिस थे लॉर्ड एटकिंस, उन्होंने ये केस डिसमिस कर दिया ये बोल के कि जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट था मिसिस बैल्फोर और मिस्टर बैल्फोर के बीच में, जिसमें मिस्टर बैल्फोर ने प्रॉमिस किया था कि वो उनको हर मंथ मनी भेजेंगे, इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं थी. तो दैट्स वाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, ये जो एग्रीमेंट है इट इज़ नॉट अ contract because this is not creating legal obligations. This is a kind of social agreement. So this agreement could not be converted into a contract. So कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता, जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो वो हमारा एग्रीमेंट नहीं बनेगा. अगर एग्रीमेंट आपका लॉ के अकॉर्डिंग सही है, लीगल ग्राउंड्स पे बेस्ड है, तभी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो सी को फिजिकली हार्म करेगा और बी उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको उसके बदले में पैसे देगा. तो यहाँ पे जो काम है दैट इज़ नॉट लीगल, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ. आप किसी को फिजिकली हार्म नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है दैट इज़ अनलॉफुल. दैट्स वाई इट विल ओनली रिमेन अ एग्रीमेंट, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. So I think now the statement is clear to all of you students. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Now we will discuss next topic, which is again the very important topic, that is essential of a valid contract. First topic is agreement, proposal and acceptance. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ से इन्फोर्सेबल हो, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, तभी अगर वो सारे एसेंशियल्स पूरे होंगे तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा. सो फर्स्ट एसेंशियल इज़ हियर एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि एक एग्रीमेंट हो. और एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट के लिए हमारे पास दो पार्टीज़ होनी चाहिए. एक पार्टी जो प्रपोजल देगी, एक पार्टी जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी. सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्या कहता है? जब जिस पर्सन को आप प्रपोजल दे रहे हो, अगर वो उस अपनी स्वीकृति दे देता है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है. जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता प्रॉमिस नहीं बनेगा, और जब तक प्रॉमिस नहीं होगा एग्रीमेंट नहीं होगा. जैसे कि ए ने मान लीजिए बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी सेल करना चाहता हूँ 20,000 रुपये में, और बी एग्री हो गया, बी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. देन इन दैट केस वी विल से इट इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन द टू ए एंड बी. नेक्स्ट थिंग विच इज़ मस्ट फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज competency और contractual capacity of the parties.
जो भी दो पार्टीज़ एग्रीमेंट कर रही हैं ये ज़रूरी है कि वो दोनों पार्टीज़ जो हैं कॉम्पिटेंट हों, कैपेबल हों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में ये बताया गया है कि कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है और कौन नहीं है। लॉ क्या कहता है कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर एक वो पर्सन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कि मेजर है। मेजर मीन्स कि अगर वो 18 साल से ऊपर है या 18 साल का है, या फिर जो साउंड माइंड का है, मीन्स जो सोच समझ सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर सकता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा है उनको समझ सकता है। सो हर वो पर्सन जो साउंड माइंड का है, जो मेजर है और विच इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, कि वो जो भी लॉ उसके ऊपर अप्लाई होता है उसके द्वारा उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिसक्वालीफाइड हैं, जैसे कि एनिमीज़ ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के दुश्मन हैं, जो बैंकरप्ट्स हैं, जिनको कोई सज़ा मिली हुई है, तो ये सब कुछ ऐसे लोग हैं विच आर बेसिकली डिसक्वालीफाइड। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो डिसक्वालीफाइड नहीं है, जो मेजर है और जो साउंड माइंड का है, दैट पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन अवर नेक्स्ट एसेंशियल इज फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि जब भी दो पार्टीज़ हैं वो उनकी कंसेंट, उनकी सहमति जो है दैट मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन। देयर मस्ट बी ए फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट। कंसेंट हियर फ्री मीन्स और जेन्युइन मीन्स कि वो दोनों ही पार्टीज़ जो भी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उसकी जो मेन सब टर्म्स कंडीशंस है, मेन जो मटेरियल टर्म है वो उन दोनों पे को क्लियर हो और दोनों वहाँ पे सेम माइंड के हो। फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को एक बिल्डिंग सेल करना चाहता है। ए के पास दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1 एंड 2। ए जो है वो सोच रहा है कि मैं बी को बिल्डिंग नंबर 1 दे रहा हूँ, बट जो बी सोच रहा है कि मैं बिल्डिंग नंबर 2 बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दोनों का माइंड है दैट इज़ नॉट सेम, बोथ आर हैविंग अ डिफरेंट माइंड ऑन द मटेरियल टर्म। मटेरियल टर्म इज हियर द बिल्डिंग। सो मेन जो टर्म है वहाँ पे ही दोनों का माइंड जो है सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कंसेंट इज हियर नॉट फ्री। दूसरी चीज़ क्या है, कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी when it is not influenced by the causian, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। तो पार्टी की कंसेंट जो दोनों पार्टीज़ हैं वो फ्री तब मानी जाएगी जब उन पे कोई अननेसेसरी दबाव नहीं बनाया गया, कोई फ्रॉड नहीं किया गया, कोई गलती ना हुई हो। अगर इन पांचों में से कोई भी फैक्ट एग्जिस्ट करता है, चाहे कॉर्जियन है, चाहे फ्रॉड है, चाहे मिस्टेक है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। देन नेक्स्ट एसेंशियल इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं, दो पार्टीज़ जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रही हैं उसमें जो कंसिडरेशन है दैट मस्ट बी लॉफुल। मीन्स जैसे कि एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। ए बी को अपनी घड़ी सेल करना चाहता है 200 रुपये में, बी रेडी है उसको बाय करने के लिए। तो यहाँ पे ए जो घड़ी बेच रहा है बी को, उसके लिए कंसिडरेशन है 200 रुपये जो उसको बी से मिलेंगे, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, घड़ी है। तो कंसिडरेशन होनी जरूरी है। इंडियन लॉ क्या अलाउ करता है कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल। कि कोई भी जो एग्रीमेंट है या जो कॉन्ट्रैक्ट हम बोलेंगे जब बनेगा तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ। उसका ऑब्जेक्टिव इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अगर ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आप सी को मार दो और मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, इट इज़ इलीगल, इट इज़ नॉट अलाउड। सो दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। सो इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल अकॉर्डिंग टू द लॉ so that it becomes a valid contract. Next essential is agreement not expressly declared as void.
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो एग्रीमेंट जो है वॉइड ना डिक्लेयर किया गया हो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट में हम एंटर ना करें जो ऑलरेडी वॉइड हो। अगर इस तरह के एग्रीमेंट में हम एंटर करेंगे विच इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एग्रीमेंट्स जो कि डिक्लेयर किए गए हैं वॉइड वो हैं जैसे कि एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू द इंटरफ्रेंस और सबोटेज इन मैरिज सेरेमनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ ए माइनर। कि आप हमारा इंडियन लॉ में क्या है कि हर एक पर्सन को अपना पार्टनर चूज़ करने का, अपनी शादी का राइट है एक्सेप्ट अ माइनर। जो भी बंदा मेजर है, पर्सन कोई भी मेजर है जिसके 18 साल से ज़्यादा की एज है, उसको शादी करने का, अपना पार्टनर चूज़ करने का अधिकार है। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है जो किसी ऐसे पर्सन को जो मेजर है उसके अधिकार से रोकता है, इंटरफेयर करता है, तो इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। देन है नेक्स्ट एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दैट कैन बी बाय द वर्ड ऑफ माउथ और इन राइटिंग। लॉ में एक्चुअली देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर इट इज़ इन राइटिंग और इट इज़ बाय वर्ड। बट ये दोनों पार्टीज़ जो भी एग्रीमेंट में एंटर हो रही हैं ये उनके हित के लिए ही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में हो, लिखित में हो, सो दैट कि कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है देन देयर इज़ अ प्रॉपर प्रूफ। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी हैं जहाँ पे रिटर्न के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि प्रॉपर से एग्रीमेंट्स की स्टैंपिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, तो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में, तो इस केस में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें स्टैंपिंग भी होगी अंडर द स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन भी होगी। कुछ ऐसे भी हमारे केसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे ये ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, विटनेस भी होने चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो अगर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ऐसा है जहाँ पे ये ज़रूरी है कि हमने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है, तो उस केस में ये ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि एग्रीमेंट हमारा रिटन में हो और रजिस्ट्री भी उसकी हो, रजिस्ट्रेशन भी हो, तभी हमारा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वी कांट से इट अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एसेंशियल एंड द लास्ट एसेंशियल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम करना है, जो भी प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए द प्रॉमिस मस्ट बी कैपेबल टू परफॉर्म। प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए जिसको पूरा किया जा सके। किसी भी ऐसे काम के लिए प्रॉमिस नहीं करना है विच इज़ इम्पॉसिबल। लाइक अगर ए जो है वो बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट साइन करता है कि वो किसी भी डेड बॉडी में जो है न्यू लाइफ इंजेक्ट कर देगा, या वो एक कोई ट्रेजर ढूंढ लेगा जादू से, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट हैं ये क्या हैं, जो इस एग्रीमेंट में जो प्रॉमिस किया गया है कि किसी डेड बॉडी में लाइफ इंजेक्ट करना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है डेड बॉडी में लाइफ इंजेक्ट करने का, ये इम्पॉसिबल थिंग है। तो इसकी वजह से जो ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है दैट विल ओनली रिमेन एन एग्रीमेंट, बिकॉज it is not going to be converted into a contract because it is not capable of performance। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि कोई भी जो भी आप प्रॉमिस करते हो दैट प्रॉमिस मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। सो इसीलिए ये बोला गया है कि ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रीजनेबल, मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट, क्लियर एंड प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म्ड। कोई भी ऐसा act या promise which is impractical, which is vague, which is indefinite is not recognized by law at all, and the law doesn't help to enforce such kind of agreement. Now we have seen or understood what is an agreement, what is a contract. We have also understood a statement regarding the agreement and contract.
Now we will discuss what is the major difference between the agreement and contract. Agreement. In the Indian Contract Act 1872, an agreement has been defined in section 2 subsection E. जो एग्रीमेंट है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। कि कोई भी प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज़ इनफोर्सेबल बाय द लॉ, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज़ इनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको लॉ मानता है, जिसको कि हम लॉ से एप्लीकेबल करा सकते हैं। अगर एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती, तो दूसरी पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है और डिफ़ॉल्टर को फोर्स कर सकता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सेबल है दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी कार दी रिपेयर के लिए, बी ने बोला मैं इसके 200 रुपये लूँगा, ए एग्री हो गया, ठीक है, आई विल पे द प्राइस एंड बी एग्रीज टू रिपेयर द कार। तो इस केस में दोनों के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती देन बोथ हैव अ राइट टू गो टू द कोर्ट। सो दिस विल बी नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट है उसका स्कोप बहुत ही वाइड है, बिकॉज हमने ये डेफिनेशन अभी की थी कि ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एग्रीमेंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट हमारा कल्चरल भी हो सकता है, मॉरल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। जो एग्रीमेंट कल्चरल है, मॉरल है, सोशल है, जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बट इट विल ऑलवेज रिमेन एन एग्रीमेंट। As opposed to the agreement, we can say the contract scope is limited, because सारे जो agreements हैं वो contracts नहीं बनते। Only those agreements will be converted into contracts which are having a legal base, जो legal obligation create करते हैं, which are enforceable by law, only those agreements are called contracts. So we can say scope of the contract is limited. Then next point or next base of difference is agreement is based upon proposal and acceptance। जो दो पार्टीज़ के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो वो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पे बेस्ड है। जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बेस्ड अपॉन द एग्रीमेंट ओनली। देन नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज लीगैलिटी। एग्रीमेंट के केस में पार्टीज़, जो भी दो पार्टीज़ एग्रीमेंट कर रही हैं उनके बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे कि ए ने अगर बी को पार्टी के लिए इनवाइट किया और बी रेडी हो गया, उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, बट अगर वो पार्टी में नहीं आता है तो इस केस में ए बी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई है, इट इज़ जस्ट अ सोशल ऑब्लिगेशन। सो इन केस ऑफ एग्रीमेंट पार्टीज़ की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एग्रीमेंट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो है पार्टीज़ के अंडर लीगल ऑब्लिगेशन होती हैं, दोनों पार्टीज़ को अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ता है। एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, but contract is enforceable by law. This is also the main base for an agreement and contract. कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही वही है, कॉन्ट्रैक्ट हम कहते ही उसको हैं विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसको लॉ मानता है, जिसको हम इन्फोर्स करा सकते हैं, डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ बिकॉज एग्रीमेंट कैन बी इलीगल, एग्रीमेंट कैन बी इमोरल, एग्रीमेंट कैन बी इवन सोशल, कल्चरल। सो एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, बट कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑलवेज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ।
So hope so after watching the video it is clear to all of the students what is the meaning of contract, what is the main difference between agreement and contract, and what are the essentials of a contract. Thank you for watching and listening the video. Thank you once again.